वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये इंटेंसिटी समझने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये स्पेक्ट्रम है जो हमने लिया है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। मान लीजिए ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ताकि बात इजीली समझ में आ जाए। इस स्पेक्ट्रम में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीक्स देखेंगे। एक ये पीक है, ये पीक है, ये वाली जो पीक्स हैं ये छोटी छोटी पीक्स हैं और ये थोड़ी बड़ी है, ये सबसे बड़ी पीक है। जो पीक जितनी बड़ी होगी यानी जिसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी, हम कहते हैं कि वो पीक की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा है, क्योंकि ये पीक इजीली दिख जाती है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या हाइट ज़्यादा है। अब ये इंटेंसिटी ज़्यादा कब आती है? जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस ज़्यादा होंगे तो वहाँ की जो सिग्नल है, वहाँ की जो पीक है वो भी ज़्यादा होगी। अब ये नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या इंटेंसिटी में बोलूँगा, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज़ गवर्न्ड बाय सिलेक्शन रूल्स, यानी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये डिपेंड करता है सिलेक्शन रूल्स पे। यानी सिलेक्शन रूल्स ही बताएंगे कि इस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे या सिलेक्शन रूल्स के बेसिस पे हमारे पास में दो तरह के ट्रांजिशंस रहते हैं। एक रहता है अलाउड ट्रांजिशंस और दूसरा रहता है फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अलाउड ट्रांजिशंस वो है जो सिलेक्शन रूल के हिसाब से अलाउड होंगे। ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, अभी इसमें एक एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन पहले हम ये सुनेंगे। जितने अलाउड ट्रांजिशंस होंगे उतने ट्रांजिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, और जितने ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ज़्यादा होंगे उतना उस वेवलेंथ पे पीक की जो इंटेंसिटी है, स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर फॉरबिडन ट्रांजिशन रहे यानी जो सिलेक्शन रूल के हिसाब से अलाउड नहीं है, तो वो ट्रांजिशन या तो होंगे ही नहीं, या अगर हो भी गए तो बहुत ही कम होंगे। और अगर बहुत कम होंगे ट्रांजिशन तो इसका मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी भी बहुत कम आएगी, लो इंटेंसिटी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक जनरल रूल लेते हैं, जनरल सिलेक्शन रूल। हम ये कहते हैं कि जब भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो एक लेवल का ट्रांजिशन होता है, यानी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इजीली मॉलिक्यूल जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो या रोटेशनल ट्रांजिशन। लेकिन एक लेवल से यानी ग्राउंड लेवल से पहला छोड़ के सीधा दूसरे लेवल पे जंप करना ये अलाउड नहीं है। सिलेक्शन रूल के हिसाब से ये अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए टाइप ऑफ ट्रांजिशंस लूँगा तो ये अलाउड है, तो ये ज़्यादा होंगे, इनकी पीक बड़ी आएगी। लेकिन जो बी टाइप का ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन है, इट इज़ नॉट अलाउड। या तो ये ट्रांजिशन होंगे ही नहीं, या अगर हो भी गए तो बहुत ही कम होंगे, तो इनकी पीक बहुत ही छोटी आएगी। ठीक है, ये था पहला फैक्टर, यानी जो डिटरमाइन करता है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। अब दूसरा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या मैं बोलूँगा नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं। जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हैं मान लीजिए, तो हम सैंपल पे मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं। अब उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, यानी वहाँ से कितने रेडिएशंस आ रहे हैं, कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा कि पीक की इंटेंसिटी कितनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेडिएशन ज़्यादा आएंगे तो मैं बोलूँगा जो लाइट की इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिशन होगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्साइट हुए तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ पीक जो है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। ये हमने पहले भी कहा है, पहले भी मैंने आपको यही कहा कि जितने ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे उतनी पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जितना किसी वेवलेंथ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे उतना उस वेवलेंथ पे जो पीक आएगी वो उतनी बड़ी होगी, उसकी हाइट उतनी ज़्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब इसके बाद आता है तीसरा फैक्टर है पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन। ये मैंने दो फैक्टर्स लिए साथ में। देखिए मान लीजिए आपने इंसिडेंट लाइट डाल दी, आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालना चाहते हैं, ये सैंपल के थ्रू पास होगा, ठीक है।
यहाँ पे दूसरा सैंपल लिया है, यहाँ पे भी सैंपल है, यहाँ पे भी सैंपल, लेकिन यहाँ पे सैंपल की जो पाथ लेंथ है वो ज़्यादा है, यानी यहाँ पे लाइट्स को ज़्यादा पाथ से गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये लाइट आई, यहाँ पे टकराई, इधर ये टकराई और इधर ये टकराई, यहाँ से लाइट की तो सीधा पास भी हो सकती है। यहाँ पे भी लाइट आ रही है, या मैं बोलूँगा मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस आ रही हैं। तो जितना इनको पाथ लेंथ ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, उतना वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, इनको कम ये डिस्टेंस कवर करनी है। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इनको डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ क्रॉस करनी है। तो जितने मॉलिक्यूल्स रास्ते में आएंगे उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जितना एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पड़ेंगे रास्ते में, उतना ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होंगे। तो ट्रांजिशन ज़्यादा हो गए तो इंटेंसिटी ऑफ पीक भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो मैं दो सैंपल्स ले सकता हूं। एक सैंपल ये जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, दूसरा ये जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। इस पे आप लाइट डालेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि जो लाइट के पाथ में मॉलिक्यूल्स है वो कम आएंगे, लेकिन यहाँ पे लाइट के पाथ में या रेडिएशन के पाथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम। तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगा। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उतने ज़्यादा ट्रांजिशंस मॉलिक्यूल्स की, और जितने ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पीक की बढ़ेगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। और ये चीज़ हमें बियर-लैम्बर्ट्स लॉ भी दिखाता है या सिखाता है। वो कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो रहता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ या लेंथ ऑफ मीडियम। और ये जो ई है ये है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसको हम इस एब्जॉर्बेंस को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था तीसरा फैक्टर। इसके बाद में आता है चौथा फैक्टर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चौथे फैक्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे। चौथा फैक्टर है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, या मैं बोलूँगा एक सैंपल है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, वो ग्राउंड स्टेट में है। जब हम उनके ऊपर रेडिएशंस डाल रहे हैं, चाहे हम IR रेडिएशन डालेंगे, माइक्रोवेव डालेंगे या विजिबल रेडिएशन डालेंगे, तो वहाँ पे एक्साइटेशन होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन या फिर वाइब्रेशनल या रोटेशनल, जो भी एक्साइटेशन होगा। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की ही बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब लाइट डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइट स्टेट। जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, या उतनी ज़्यादा लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी हमें बड़ी सिग्नल भी मिलेगी। अब मान लीजिए ये पहले मॉलिक्यूल्स ने लाइट एब्जॉर्ब की, ये एक्साइट हो गए और एक्साइटेड स्टेट में चले गए, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में मॉलिक्यूल्स कुछ देर के बाद में वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, फिर लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एक्साइट होंगे। ऐसा ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन चलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन एक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, या मैं बोलूँगा कि ये बराबर बराबर हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। उस इक्विलिब्रियम पे अगर हम लाइट डालते हैं सैंपल पे, उस इक्विलिब्रियम पे हमें ये पता चलेगा कि सैंपल के ग्राउंड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जितने ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी वो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शंस होंगे, उतने ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे, और जितने ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यानी किसी भी स्टेट का पीक कितना आता है वो ये डिपेंड करता है इस पे कि उस स्टेट में उस लेवल पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए यहाँ से कराना एक्साइटेशन, अगर यहाँ पे सपोज़ 300 मॉलिक्यूल्स हैं तो 300 मॉलिक्यूल्स का एक्साइटेशन होगा। अगर सपोज़ 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल्स का एक्साइटेशन हो रहा है यहाँ से। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इस लेवल में होंगे उतनी वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, उतने ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे, उतनी बड़ी पीक आएगी। और जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, सपोज ये मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, जैसे यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 ही, तो ये कम लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जबकि ये सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा।
फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे पीक, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, यहाँ की पीक बड़ी होगी, यहाँ पे उससे छोटी, और यहाँ पे पीक सबसे छोटी होगी। या मैं बोलूँगा इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा आएगी, यहाँ पे सबसे कम। ठीक है, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NL माइनस NU। NL का मतलब रहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोअर एनर्जी लेवल माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल में जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, अपर एनर्जी लेवल में जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे उतना एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ पीक कम आएगा। इसको हम बोल्ट्जमैन लॉ से भी या बोल्ट्जमैन इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं। NU/NL इसको मैं इंटेंसिटी भी कह सकता हूँ। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू G एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा E/kT। G जो है इसे हम कहते हैं डिजेनरेसी फैक्टर। ठीक, और डेल्टा G जो ये कांस्टेंट है, और डेल्टा E जो है ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट या NL एंड, या मैं बोलूँगा लोअर एनर्जी स्टेट एंड अपर एनर्जी स्टेट। जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना लोअर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ऊपर जाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, उनको प्रॉपर एनर्जी तब ईजिली नहीं मिलेगी जब तक ना हम उनको एनर्जी देंगे। ठीक है, तो जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उतना लोअर एनर्जी लेवल में यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। लेकिन जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना अपर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो हमें चाहिए मॉलिक्यूल ज़्यादा किस में? लोअर एनर्जी लेवल में। अगर लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए तो उससे हमें अच्छा एब्जॉर्प्शन मिलेगा या अच्छी इंटेंसिटी की पीक मिलेगी। ठीक है, और लोअर एनर्जी में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E होगा जैसा मैंने बताया, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T मीन्स टेम्परेचर। और यहाँ पे जो ये K है, K इसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये तो छोड़ो, इसका 1.38 × 10⁻23 जूल्स पर केल्विन वैल्यू है। इससे हमें फ़िलहाल इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस ये करना है कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा। तो शॉर्टकट में बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी लेवल में कितने हैं। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोअर एनर्जी लेवल। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।